afternoon. This is Supriya. Welcome to my channel. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 2nd class 11th. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. कल हमने क्या किया था इस चैप्टर में? हमने साझेदारी संलेख पढ़ा था कल. इस चैप्टर में हमने इसकी पंजीकरण जो था वो पढ़ा था, इसके लक्षण पढ़े थे, इसकी सीमाएं, इसके लाभ, ये सब कुछ हमारा क्या है कल कवर हो गया था. आज हम देखेंगे सहकारी संगठन को प्रकार. सहकारी संगठन के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है सहकारी संगठन में? आपका फर्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता सहकारी समिति. इसका मतलब क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों के द्वारा किए जाने वाले ग्राहकों को शोषण को खत्म करना है. मध्यस्थों के द्वारा जो ग्राहकों के शोषण होते हैं उसको खत्म करना है. ये आम ज़रूरत की सभी वस्तुएं सीधे उत्पादकों तथा थोक व्यापारियों से खरीद कर सदस्यों को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराते हैं. ये क्या करते हैं? जो आम व्यापारी होते हैं, आपके जो आम ग्राहक होते हैं, उनसे क्या करते हैं? पहले वस्तुओं को खरीदते हैं और खरीदने के बाद में ये उत्पादकों को उनको उपलब्ध कराते हैं. कैसे? उचित कीमतों पर उपलब्ध कराते हैं. उसे हम कहते हैं उपभोक्ता सहकारी समिति. नेक्स्ट आपका आता है उत्पादक सहकारी समिति. इसमें क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य छोटे उत्पादकों को मदद प्रदान करना है. इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके जो छोटे उत्पादक होते हैं उनको मदद प्रदान करना होता है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप में उत्पादन के लिए ज़रूरी कच्चा माल, मशीनरी और आधुनिक तकनीक को जुटाने में कठिनाई होती है. इनको क्या है? मशीनरी का जो आपका कच्चा माल होता है, आधुनिक तकनीकें होती हैं, इनको जुटाने में कठिनाइयाँ आती हैं. ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं. फर्स्ट आपका क्या है? दो जो अपने सदस्यों को आवश्यक कच्चा माल, आगतें, मशीनरी इत्यादि उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराती हैं. सेकंड क्या है? दूसरी जो इन उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को क्या करती हैं? बेचती हैं. थर्ड पॉइंट आपका आता है सहकारी विपणन समितियां. इसमें क्या होता है? ये छोटे उत्पादकों तथा कृषकों को जिन्हें अपने माल को लाभकारी मूल्य में बेचने में कठिनाइयां होती हैं, जिन्हें क्या होता है? जो उनके जो माल होता है उसको, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, कृषक होते हैं, उनका जो माल होता है, प्रोडक्ट होता है, उनको बेचने में क्या होता है? कठिनाइयाँ होती हैं, उचित मूल्य पर उसे नहीं बेच पाते. तो उसमें क्या करता है? ये मदद करती हैं. ये अपने सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की विपणन संबंधी सुविधाएं जैसे परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग, ग्रेडिंग व बाजार सर्वेक्षण का इंतजाम करती हैं तथा ये अपने सदस्यों को उनके द्वारा तैयार किए गए माल के उचित मूल्य दिलवाने में भी क्या करती हैं? मदद करती हैं. अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आपका फोर्थ पॉइंट जो क्या आता है आपका फोर्थ पॉइंट में आपका आता है सहकारी कृषि समिति. इसमें क्या होता है? इनके सदस्य ये छोटे किसान होते हैं. इनके सदस्य क्या है? छोटे किसान होते हैं जो मिलकर सुविधाओं का प्रबंध करती हैं. फिफ्थ आपका है सहकारी साख समिति. इनका क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को साहूकारों के चुंगल से बचाना होता है. ये अपने ज़रूरतमंद सदस्यों को आसान शर्तें तथा कम ब्याज पर क्या करते हैं? ऋण को उपलब्ध कराती हैं. नेक्स्ट आपका आता है सहकारी आवास समिति. इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आसान शर्तों व उचित मूल्यों पर फ्लैट अथवा प्लॉट उपलब्ध कराना होता है. क्या करते हैं? अपने सदस्यों को सस्ते जो कीमत होते हैं उन कीमतों पर, उचित कीमतों पर फ्लैट और जो प्लॉट्स होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं. अब हम देखते हैं संयुक्त पूंजी. संयुक्त पूंजी क्या है आपका? संयुक्त पूंजी का अर्थ होता है संयुक्त पूंजी कंपनियों, व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक ऐच्छिक संघ है. क्या है? संयुक्त पूंजी व्यक्तियों द्वारा, कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक ऐच्छिक संघ है जिसका अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत जीवन तथा सार्वभौम मुद्रा होती है. जिसका क्या एक अलग ही वैधानिक अस्तित्व होता है. ठीक है. तथा इसकी पूंजी हस्तांतरणीय शेयरों में बटी हुई होती है. इसकी जो पूंजी होती है वो क्या है? हस्तांतरित जो शेयर होते हैं उसमें बटी हुई होती है. उसे हम कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी. अब हम इसके लक्षण देखते हैं. इसके कुछ लक्षण हैं जिसमें आपका फर्स्ट आता है गठन. इसका गठन कब हुआ था? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है. आपका क्या है? 1956 के अनुसार किसी भी कंपनी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. कंपनी के गठन के लिए कई दस्तावेजों को तैयार करने और उन्हें रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने तथा कई वैधानिक औपचारिकताओं पूरी करनी पड़ती है. उन्हें क्या है? जो कंपनी का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको जो आपका रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उनको जमा करवाने होते हैं और उसके कई वैधानिक औपचारिकताएँ होती हैं, उनको क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है. नेक्स्ट आपका आता है पृथक वैधानिक अस्तित्व. इसमें क्या होता है? इसकी रचना कानून के द्वारा होती है तथा सम्मेलन के कारण इसकी अपनी पृथक पहचान होती है. कानून की निगाह में कंपनी तथा उसके सदस्य एक नहीं होते. कानून की निगाह में कंपनी तथा सदस्य क्या है? उसकी नज़र में एक नहीं होते हैं.
थर्ड आपका आता है शाश्वत अस्तित्व। संयुक्त पूंजी कंपनी की रचना तथा इसका अंत केवल कानून के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी की जो रचना है तथा जो इसका अंत है वो केवल कानून के द्वारा ही किया जाता है। कंपनी के अस्तित्व पर इसके शेयरधारियों के आने जाने, मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका समिति दायित्व। समिति दायित्व में क्या होता है, कंपनी के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक अथवा उसके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होते हैं, उसे हम कहते हैं सीमित दायित्व। नेक्स्ट है आपका अंशों की हस्तांतरणीयता। जो इसकी हस्तांतरित होता है वो किसको होता है, अंशों का हस्तांतरीकरण जो है वो किसको होता है। कंपनी की पूंजी हस्तांतरणीय शेयरों में बटी हुई होती है। केवल निजी कंपनी के शेयर्स के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। जो आपकी निजी कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं उस पर कुछ कंट्रोल, हस्तांतरण पर क्या है कुछ प्रतिबंध होता है, उसे हम कहते हैं अंशों की हस्तांतरणीयता। सार मुद्रा। सार मुद्रा क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण क्या है, कंपनी जो है वो हस्ताक्षर जो होता है आपके साइन जो है सिग्नेचर नहीं कर सकती है, जिसके कारण हर कंपनी की एक सार मुद्रा होती है। जिसके कारण क्या है, हर कंपनी की एक सार मुद्रा होती है जो कंपनी के अधिकारयुक्त हस्ताक्षर का कार्य करती है। क्या करती है, अधिकारयुक्त हस्ताक्षर का जो कार्य होती है वो करती है। कंपनी के हर महत्वपूर्ण दस्तावेज पर इसकी सार मुद्रा अंकित होती है। कंपनी के जो हर महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं इसकी क्या है सार मुद्रा जो है वो अंकित होती है। 7th एंड लास्ट पॉइंट आपका आता है नियंत्रण व प्रबंधन। कंपनी का प्रबंधन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, निर्देशक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसका चयन सभी अंशधारियों के द्वारा वोट देकर किया जाता है। जिसका चयन कैसे किया जाता है, सभी अंशधारियों के द्वारा वोट देकर किया जाता है। स्वामित्व एवं प्रबंध का अलग अलग होना कंपनी के एक महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है, जिसे हम कहते हैं नियंत्रण व प्रबंधन। अब हम देखते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी के कुछ गुण। इसके गुण में क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है सीमित दायित्व। अंशधारियों का दायित्व क्या है, उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक क्या होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट विशाल वित्तीय साधन। क्या है, विशाल वित्तीय साधन है ये एक। कंपनी के पास वित्तीय साधन बहुत अधिक होते हैं। वह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां जारी करके जन्मों से लेकर जमा स्वीकार करके विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर बहुत अधिक मात्रा में वित्त इकट्ठा कर सकती है, इसीलिए बोला गया है विशाल वित्तीय साधन है। थर्ड पॉइंट आता है आपका अंशों के हस्तांतरण में सुविधा। कंपनी के अंश बाजार में आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इस कंपनी के जो अंश होते हैं वो बाजार में आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इस कारण आम जनता को कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है 4th स्थायी अस्तित्व। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होने के कारण उनकी मृत्यु, दिवालियापन तथा जो अक्षमता का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है, जो अगर कोई कंपनी का जो अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व होने के कारण, कंपनी का क्या है अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है, तो उनकी मृत्यु, दिवालियापन तथा अक्षमता का कंपनी के अस्तित्व पर क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है वृद्धि और विस्तार। कंपनी के पास वित्तीय साधन, विशाल वित्तीय साधन होते हैं, जिसकी वजह से इसका विस्तार तथा वृद्धि करना आसानी से संभव हो जाता है। ऐसी प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उनके पास में क्या है, वित्त की कमियां नहीं होती, इसलिए इसका विस्तार और वृद्धि करना बहुत आसानी से संभव हो पाता है। नेक्स्ट आपका आता है पेशेवर। पेशेवर क्या होता है, विशाल वित्तीय साधन होने के कारण कंपनी कुशल तथा पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं लेने में समर्थ होती है। अब हम देखते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी की कुछ सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निर्माण की जटिल प्रक्रिया, जिसमें क्या है, कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और कठिन और जटिल भी होती है। इस कंपनी की निर्माण की प्रक्रिया क्या है, लंबी, कठिन और जटिल होती है। इसमें लंबी समय अवधि लगती है, इसमें क्या है, लंबी समय अवधि लगती है तथा कोई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसकी कई जो कानूनी औपचारिकताएं होती हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। सेकंड गोपनीयता। गोपनीयता का अभाव होता है इस कंपनी में। कैसे, कंपनी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय समय पर कंपनियों के रजिस्ट्रार को बहुत सी सूचनाएं देनी पड़ती है। उसको क्या है, समय समय पर जो उसके प्रावधान होते हैं, प्रावधानों के अनुसार समय समय पर क्या करते हैं, कंपनी अपने रजिस्ट्रार को बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो देनी पड़ती हैं, जिससे कि क्या होता है, ये समस्त सूचनाएं जन साधारण को उपलब्ध होती हैं। इस कारणवश कंपनी की गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन है। वो जो सूचनाएं होती है कंपनी की वो सबको प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसकी जो गोपनीयता है वो नहीं रह पाती, इसलिए यहाँ पे गोपनीयता का अभाव होता है। थर्ड पॉइंट है निर्णय लेने में देरी।
कंपनी का वास्तवित्व प्रबंधक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इनकी मदद के लिए संस्था में उच्च, मध्य व निम्न स्तरीय प्रबंधक भी होते हैं। इसमें क्या है, इसका जो प्रबंधक किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो इनकी मदद के लिए क्या है, संस्था में उच्च, मध्य व निम्न तीनों स्तर होते हैं, प्रबंधक के जो होते हैं वो भी होते हैं इसमें। तो इस व्यवस्था में विभिन्न प्रस्तावों के संप्रेषण व अनुमोदन काफ़ी समय लग जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जो व्यवस्था होती है और इसके जो प्रस्ताव होते हैं उसमें काफ़ी इनके अनुमोदन में काफ़ी समय लग जाता है। परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में देरी होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रेरणा का अभाव। कंपनी का प्रबंध स्वामियों के द्वारा नहीं बल्कि पेशेवर प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। कंपनी का क्या है, प्रबंध जो है वो स्वामियों के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि जो पेशेवर प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इन्हें संस्था से अपनी सेवाओं के बदले निश्चित वेतन प्राप्त होता है। इन्हें क्या है, संस्था से अपनी सेवाओं के बदले में क्या है, निश्चित वेतन प्राप्त होता है। इसलिए कंपनी में अधिक मेहनत व कुशलता से काम करने की प्रेरणा का अभाव होता है। इसलिए क्या है, कंपनी में कुशलता से काम करने का क्या है, प्रेरणा का जो अभाव होता है वो इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्पतंत्रीय प्रबंध। सिद्धांतक कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है। सिद्धांतक कंपनी क्या होती है, एक लोकतांत्रिक संस्था होती है, परंतु जो वास्तव में कुछ अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं। वास्तव में क्या है, कुछ जो आपके अंशधारी होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। कई बार ये निर्णय लेते समय अपने व्यक्तित्व, हित और लाभ को ध्यान में रखते हैं तथा कंपनी और अंशधारियों के हितों को क्या करते हैं, ये उनकी अवहेलना कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो अल्पतंत्रीय प्रबंध है वो पैदा हो जाता है कंपनी के अंदर। ये आपकी कंपनी की कुछ सीमाएं थी। अब हम देखते हैं कंपनियों के प्रकार। कंपनियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी आती है निजी कंपनी और दूसरी आती है आपकी सार्वजनिक कंपनी। अब हम देखते हैं निजी कंपनी क्या होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अंडर के अनुसार निजी कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। सेकंड क्या है, अपने सदस्यों की संख्या 2 से 200 तक, 2 से लेकर 200 तक सीमित रखती है, जिसमें कंपनी के वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारी जो कि कंपनी के सदस्य भी होते हैं की गणना नहीं होती है। थर्ड, अपने अंशों के विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर भी क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। फोर्थ, अपने जन विक्षेपों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर भी क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। चुकता अंश पूंजी की न्यूनतम राशि क्या होती है, इसमें 1 लाख रुपए होती है। ये सब क्या है, आपकी एक निजी कंपनी के क्या कह सकते हैं हम, रूल्स कह सकते हैं, या फिर एक निजी कंपनी जो होती है वो ये सारे कार्य करती है, उसे हम निजी कंपनी कहते हैं। अब हम देखते हैं आपकी सार्वजनिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी नहीं होती। जो क्या होती है, निजी नहीं होती। एक सार्वजनिक कंपनी वो होती है जिसके फर्स्ट क्या है, जिसके अंशों का हस्तांतरण पर कोई भी प्रबंध नहीं होता। ये क्या है, आपकी निजी कंपनी के अपोजिट है। उसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। जिसके अधिकतम संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसमें 200 तक ही होता है। जो अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, उसमें क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो जन निक्षेपों में विनियोगों के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, क्या है, जनता को आमंत्रित कर सकती है और वो नहीं कर सकते हैं। जो चुकता अंश पूंजी की राशि न्यूनतम 5 लाख रुपए, और उसमें कितनी थी, 1। दोनों का क्या है, सिर्फ अपोजिट। तो इसमें आपके 2 आंसर तैयार होते हैं। फर्स्ट दोनों की मीनिंग और सेकेंड दोनों का डिफरेंट। अब हम देखते हैं निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। आधार क्या है, नाम। निजी कंपनी में क्या है, अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का होना अनिवार्य होता है, जबकि सार्वजनिक में क्या है, अंत में केवल लिमिटेड शब्द का होना ही अनिवार्य होता है। सेकंड क्या है, सदस्यों की संख्या। निजी कंपनी में कितनी होती है, 2 और अधिकतम 50। सार्वजनिक में क्या है, न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। थर्ड, संचालकों की संख्या। इसमें संचालकों की संख्या कितनी होती है निजी कंपनी में, कम से कम 2, और सार्वजनिक में कितनी होती है, कम से कम 3। निजी कंपनी की जो न्यूनतम चुकता राशि है वो कितनी है, निजी कंपनी की 1 लाख है और सार्वजनिक कंपनी की कितनी है, आपकी 5 लाख है। ये कुछ डिफरेंट यहाँ पे भी है और कुछ डिफरेंट आपके मीनिंग से भी तैयार होते हैं। यहाँ से जो डिफरेंट है वो आपके 3 तो सेम आपके मीनिंग से ही उठ कर आए हैं, और ऊपर वाला जो है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, निजी कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड और सार्वजनिक कंपनी ओनली लिमिटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आगे का क्या है। फिफ्थ है आपका जनता को आमंत्रण। ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। कौन नहीं करती, निजी कंपनियां। ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, कौन, सार्वजनिक कंपनियां। 6 अंशों का हस्तांतरण। इसमें अंशों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता जो होती है नहीं होती निजी कंपनी में, जबकि सार्वजनिक कंपनी में क्या होती है। सदस्यों की सूची बनाना आवश्यक होता है आपकी निजी कंपनी में।
50 यदि सदस्यों की संख्या से अधिक है तो सूची बनाना अनिवार्य। अगर 50 है या फिर उससे अधिक है तो सूची बनाना अनिवार्य है आपकी सार्वजनिक कंपनी में, नहीं तो नहीं है। 8 आपका क्या है, प्रारंभ। समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्रारंभ होती है आपकी जो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो आपकी सार्वजनिक कंपनी है वो कैसे होती है, जो लिमिटेड कंपनी वो कैसे होती है, वो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। ये आपके कुछ डिफरेंस थे। अब हम देखते हैं एक व्यक्ति कंपनी, जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा तैयार की जाती है, उसे हम कहते हैं ओपीसी। ठीक है, ओपीसी की स्थापना कैसे होती है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, जिसमें क्या है, केवल एक ही व्यक्ति सदस्य होता है, तथा जो सामान्य कंपनी के सिद्धांत पर काम करता है। जो क्या करता है, सामान्य कंपनी के जो सिद्धांत होते हैं उन पे, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओपीसी की स्थापना के कारण। ओपीसी की स्थापना के कारण क्या है, हमने इसको क्यों स्थापित किया, तो इसका फर्स्ट कारण है असंगठित क्षेत्र को संगठित बनाने के लिए हमने इसकी स्थापना की। ओपीसी के अस्तित्व में आने से एकाकी व्यापारियों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। अब एक एकाकी व्यापारी दूसरे लोगों के साथ मिले बिना एक कंपनी की स्थापना कर सकता है जिसमें वह संगठित क्षेत्र के सभी लाभ प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। सेकंड क्या है, गलत ढंग से होने वाली निजी कंपनी की स्थापना को रोकना। क्या है, गलत ढंग से जो निजी कंपनियों की स्थापना होती है उनको रोकना है, जिसमें क्या है, अब कंपनी की स्थापना के लिए केवल औपचारिकता पूरी करने हेतु किसी दूसरे व्यक्ति को नामपत्र के लिए साथ मिलाने की जरूरत नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं गलत ढंग से होने वाली जो निजी कंपनी की स्थापना होती है उसको रोकना, इसीलिए आपके ओपीसी की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं ओपीसी की विशेषताएं। ओपीसी की विशेषताओं में आपका क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका केवल एक व्यक्ति का होना जरूरी। इसमें क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। सेकंड, निजी कंपनी जैसी स्थिति, इसकी निजी कंपनी की जैसी स्थिति होती है। थर्ड, सीमित दायित्व होता है। फोर्थ, संचालकों की संख्या 15 तक हो सकती है। फिफ्थ, ओपीसी को वार्षिक साधारण सभा बुलाने की छूट है। सिक्स्थ, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। और सेवंथ, स्थायी अस्तित्व होता है। अब हम देखते हैं कंपनी का निर्माण, जिसमें क्या है, कंपनी के निर्माण का अर्थ है एक नई कंपनी को अस्तित्व में लाना तथा उसका व्यवसाय प्रारंभ कराने से होता है। एक नई कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के निर्माण का अर्थ होता है एक नई कंपनी को अस्तित्व में लेकर आना, फिर उसका जो व्यवसाय है उसको प्रारंभ कराना। एक नई कंपनी के निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। उसकी क्या है, निम्नलिखित अवस्थाएं होती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्या है, प्रवर्तन, सेकंड निगमन, थर्ड पूंजी अभिदान और फोर्थ व्यवसाय का आरंभ करना। ये आपके 4 स्टेप होते हैं एक नई कंपनी का निर्माण करने के लिए। अब क्या है, एक प्राइवेट कंपनी को प्रथम 2 अवस्थाओं से गुजरना होता है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। जो आपके 4 स्टेप ऊपर दिए हुए हैं वो एक सार्वजनिक कंपनी को 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रवर्तन। प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन के अंतर्गत व्यावसायिक अवसरों की खोज। फर्स्ट क्या है आपका, प्रवर्तन। प्रवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, व्यावसायिक अवसरों की खोज की जाती है। फर्स्ट आता है आपका प्रवर्तन। प्रवर्तन में क्या होता है, प्रवर्तन के अंतर्गत व्यावसायिक अवसरों की खोज की जाती है तथा कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब क्या है, प्रवर्तन में उठाए जाने वाले कदम। प्रवर्तन के अंदर हम कौन कौन से कदम उठाते हैं। फर्स्ट क्या है, व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना। इसमें क्या करते हैं, व्यावसायिक जो अवसर होते हैं उनकी हम पहचान करते हैं। प्रवर्तक का प्रथम कार्य है व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना कि किस वस्तु या सेवा का निर्माण किया जा रहा है। सेकंड, संभावना अध्ययन। इसमें क्या है, संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। अवसरों की पहचान करने के बाद प्रवर्तक तकनीकी संभावना, वित्तीय और आर्थिक संभावनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाम की स्वीकृति प्राप्त करना। इसमें नाम की स्वीकृति को प्राप्त करना पड़ता है। कंपनी के नाम को छांटने के बाद प्रवर्तक उसे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र देता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाम की स्वीकृति को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षर कर्ताओं को निर्धारित करना। क्या करना, पार्षद सीमा नियम के जो हस्ताक्षरकर्ता होते हैं उनको निर्धारित करना। प्रवर्तक को कंपनी के संचालकों को नियुक्त करना पड़ता है। प्रवर्तक को क्या करना पड़ता है, कंपनी के जो संचालक होते हैं उनको नियुक्त करना पड़ता है, ताकि पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर सके। ताकि क्या है, पार्षद सीमा नियम जो होते हैं उन पर हस्ताक्षर किए जा सके। नेक्स्ट आपका आता है पेशेवर की नियुक्ति। इसमें पेशेवर की नियुक्ति कैसे होती है, प्रवर्तकों को कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स तथा अंकेशकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं पेशेवर की नियुक्ति। सिक्स्थ है आपका आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। प्रवर्तकों को पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम आदि वैधानिक दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के पास भेजने के लिए तैयार कराना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है निगमन। निगमन क्या होता है, निगमन का अर्थ कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने एवं निगमन प्रमाण पत्र
प्राप्त करने से होता है। निगमन अवस्था में उठाए जाने वाले कदम है। निगमन अवस्था में क्या है, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, निगमन हेतु आवेदन देना। निगमन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है। कंपनी के प्रवर्तक को कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कंपनी के प्रवर्तक को क्या है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको कराने के लिए राज्य के रजिस्ट्रार के पास में आवेदन पत्र भेजना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, आवश्यक प्रपत्र जमा कराना। उसके कुछ निम्नलिखित प्रपत्र होते हैं जो उसको क्या करना पड़ता है, जमा कराने पड़ते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, पार्षद सीमा नियम, सेकंड पार्षद अंतर नियम, थर्ड पंजीकृत पूंजी का विवरण, फोर्थ संचालकों की स्वीकृति और फिफ्थ प्रत्वासित फिफ्थ क्या होता है आपका, प्रत्वासित प्रबंध संचालकों के साथ ठहराव, और सिक्स वैधानिक घोषणा करना। अब इसका जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है आपका, शुल्क का भुगतान। इसमें क्या है, शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। कैसे, उपरोक्त प्रपत्रों के साथ रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करानी पड़ती है। ये फीस अधिकृत पूंजी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार सभी दस्तावेजों की जांच करता है। जांच ठीक पाए जाने के बाद वह कंपनी का नाम रजिस्टर कर लेता है। फिफ्थ क्या है आपका, निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। क्या करता है, कंपनी का नाम रजिस्ट्रार हो जाने के बाद क्या करता है वो, जब उसका कंपनी का जो नाम होता है वो रजिस्ट्रार हो जाता है तो वो क्या करता है, रजिस्ट्रार निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसे कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं पूंजी अभिदान। आपका पूंजी अभिदान क्या होता है, एक सार्वजनिक कंपनी अंशों व ऋण पत्रों को जारी करके जनता से कोष प्राप्त कर सकती है। इसके लिए इसे क्या करना पड़ता है, इसीलिए इसके प्रविवरण जो होते हैं आपके प्रविवरण जारी करना होते हैं तथा निम्न कदम उठाने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी अभिदान। पूंजी अभिदान क्या होता है, एक सार्वजनिक कंपनी अंशों व ऋण पत्रों को जारी करके जनता से कोष को प्राप्त करती है, उसे हम कहते हैं पूंजी अभिदान। जिसके लिए क्या है, उसको कुछ प्रविवरण होते हैं वो जारी करना होते हैं तथा उसके लिए उसको क्या करने पड़ते हैं, कुछ निम्न कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, सेबी से स्वीकृति प्राप्त करना। सेबी भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। सेबी भारतीय पूंजी बाजार जो होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक सार्वजनिक कंपनी को जनता से पूंजी जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है। क्या है, एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसको जनता से पूंजी जुटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेबी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सेकंड क्या है, प्रविवरण फाइल तैयार करना। प्रविवरण जो आपकी फाइल होती है उसको तैयार करना। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे प्रपत्र से है जो जनता से निक्षेप आमंत्रित करते हैं, जो क्या करते हैं, जनता से निक्षेप को आमंत्रित करता है। कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता के आमंत्रित करता है। ये क्या करता है, कंपनी के जो अंश होते हैं या ऋण पत्र होते हैं उनको क्रय करने के लिए जनता को क्या करता है, आमंत्रित करता है। थर्ड आपका है बैंकर्स, दलालों एवं अभिगोपकों की नियुक्ति। कंपनी द्वारा नियुक्त बैंक आवेदन राशि प्राप्त करते हैं। कंपनी के द्वारा जो नियुक्त बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आवेदन की राशि प्राप्त करते हैं। दलाल जनता को शेयर आवेदन करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यदि जनता सभी शेयर के लिए आवेदन नहीं करती है तो अभिगोपक क्या करते हैं, कमीशन लेकर सभी शेयर खरीदते हैं। इनमें तीनों का क्या है, अलग अलग कार्य है। फोर्थ आपका आता है न्यूनतम अभिदान, जिसमें क्या है, सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का क्या है, 90% होना चाहिए, नहीं तो शेयरों का आवंटन नहीं किया जा सकता। आपका क्या है, सेबी के अनुसार जो न्यूनतम अभिदान की राशि है उसका कुल निगमन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, नहीं तो क्या है, आपके जो शेयर्स हैं उनका आवंटन नहीं किया जाएगा तथा कंपनी को आगामी 10 दिनों में आवेदन जो है वो राशि को वापस करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं न्यूनतम अभिदान। अब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करना। स्टॉक एक्सचेंज को कैसे आवेदन करते हैं, एक सार्वजनिक कंपनी को अपने शेयर किसी शेयर बाजार में लिस्ट करना आवश्यक है, इसलिए प्रवर्तक किसी शेयर बाजार में आवेदन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करना। नेक्स्ट है आपका अंशों का आवंटन। अंशों का आवंटन कैसे करते हैं, अंशों के आवंटन से अभिप्राय प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों को स्वीकार करना है। शेयर होल्डर्स को आवंटन पत्र भेजा जाता है। शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता है, जो आपका आवेदन पत्र होता है वो भेजा जाता है तथा रजिस्ट्रार के पास शेयर होल्डर का नाम, पता, अन्य जानकारी भी भेजी जाती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है, व्यवसाय को आरंभ करना, जो आपका लास्ट स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसे प्राप्त करने के लिए उसे रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित जो प्रमाण पत्र होते हैं वो भेजने आवश्यक है। अब आपके प्रमाण पत्र कौन कौन से, फर्स्ट है आपका इस बात की घोषणा कि न्यूनतम अभिदान क्या है, 90% प्राप्त कर लिया गया है। सेकंड, इस बात की घोषणा कि सभी संचालकों ने जितने शेयर प्राप्त किए हैं उनकी राशि जमा करा दी गई है। और थर्ड, इस बात की घोषणा कि उपरोक्त आवश्यकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इन घोषणाओं पर सभी संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी के निर्माण के प्रयोग किए जाने वाले
कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र है। कंपनी के निर्माण में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। अब आपका क्या आता है, कंपनी के निर्माण के प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं। कंपनी के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, पार्षद सीमा नियम। जो क्या होता है, पार्षद सीमा नियम कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना पार्षद नियम के कोई भी कंपनी रजिस्ट्रार को क्या करती है, रजिस्टर्ड जो होते हैं नहीं कराई जा सकती। कहने का क्या मतलब, पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना पार्षद सीमा नियम के कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं कराई जा सकती। इसे कंपनी का जीवनदायी दस्तावेज भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्षद सीमा नियम। इसका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है स्थान वाक्य। स्थान वाक्य क्या है, इस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाता है। जहाँ पे आपकी कंपनी का हेड ऑफिस स्थापित किया जाता है वो होता है स्थान वाक्य। सेकंड, उद्देश्य वाक्य। इस वाक्य में क्या है, कंपनी के मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य उद्देश्यों के सहायक उद्देश्य दोनों ही इसमें दिए जाते हैं। थर्ड आपका आता है दायित्व वाक्य। इसमें क्या है, इस वाक्य के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके लिए उसके द्वारा लिए गए अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित है। फोर्थ क्या है आपका, पूंजी वाक्य। इसमें क्या होता है, इस वाक्य के अंतर्गत उस पूंजी की मात्रा को निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी का पंजीयन किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजी वाक्य। अब आपका इसका सेकंड पॉइंट आता है पार्षद अंतर नियम। जिसमें क्या होता है, पार्षद अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम दिए जाते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों के आधार एवं कर्तव्यों का वर्णन करता है, जिसे हम कहते हैं पार्षद अंतर नियम। अब हम देखते हैं इसके पार्षद अंतर नियम की कुछ विषय सामग्री है। विषय सामग्री में क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है अंश पूंजी की राशि एवं अंशों के वर्ग। सेकंड, प्रत्येक वर्ग के शेयर धारक के अधिकार। थर्ड, शेयर के आवंटन की प्रक्रिया। फोर्थ, शेयर जारी करने की प्रक्रिया। फिफ्थ, शेयर के हरण करने एवं पुनः जारी करने की प्रक्रिया। सिक्स्थ, संभावों में वोट देने के एवं प्राक्सी संबंधी नियम। सेवंथ, संचालकों को के नियुक्त करने व हटाए जाने की प्रक्रिया। एट्थ, लाभांश की घोषणा एवं भुगतान संबंधी नियम। नाइन्थ, पूंजी के परिवर्तन की प्रक्रिया। 10th, कंपनी के समापन की प्रक्रिया। इसके कुछ विषय सामग्री हैं जो 10 पॉइंट दिए हुए हैं, जो आपके किसके अंदर यूज होते हैं, पार्षद अंतर नियम के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रविवरण। प्रविवरण क्या होता है, एक ऐसा प्रपत्र है जो जनता को शेयर या ऋण खरीदने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। इससे कंपनी का पूरा इतिहास होता है। इसमें क्या है, इसमें कंपनी का पूरा जो इतिहास है वो होता है। कमानी का वर्तमान एवं भावी संभावनाएं नियोजक को बताई। इसमें क्या है, जो कंपनी की वर्तमान एवं भावी संभावनाएं जो होती हैं वो क्या करता है, नियोजक को बताई जाती है, उसे हम कहते हैं प्रविवरण। अब देखते हैं प्रविवरण की कुछ विषय सामग्री। इसकी भी कुछ विषय सामग्री है, जिसमें फर्स्ट क्या आता है, इसे कंपनी का नाम पता एवं जिप्ट ऑफिस पता दिया जाता है। इसे क्या है, कंपनी का नाम पता और जिप्ट ऑफिस जो होता है वो दिया जाता है। सेकंड आता है कंपनी के मुख्य उद्देश्य। थर्ड, कंपनी की पंजीकृत पूंजी एवं अंशों के प्रकार। फोर्थ, संचालकों के नाम एवं पते। फिफ्थ, बैंकों का नाम, ब्रेकर्स का नाम एवं अभिभावकों के नाम। और सिक्स्थ, मर्चेंट बैंकर्स के नाम। ये सब किस में दिए जाते हैं, आपके इसके विषय सामग्री में दिए जाते हैं। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है स्थान प्रविवरण। क्या होता है ये, एक सार्वजनिक कंपनी को जो कंपनी में धन विनियोग करने के लिए साधारण जनता को आमंत्रित नहीं करना चाहती है, वह प्रविवरण को निर्गमित नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक सार्वजनिक कंपनी जो कंपनी के धन विनियोग करने के लिए साधारण जनता को आमंत्रित करना चाहती, वह साधारण जो जनता होती है उसको आमंत्रित नहीं करना चाहती, वह प्रविवरण को निर्गमित नहीं करती। अगर वो जनता को आमंत्रित नहीं करना चाहती तो वो क्या करेगी, प्रविवरण को निर्गमित नहीं करेगी। इस स्थिति में उसे कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास एक स्थानपत्र प्रविवरण दाखिल करना होगा। यह सभी संचालकों द्वारा हस्तांतरित किया जाना चाहिए और इसका एक प्रति रजिस्ट्रार के पास, इसकी जो एक प्रति होती है वो रजिस्ट्रार के पास जमा की जानी चाहिए। उसे हम प्रविवरण आवंटन से क्या करते हैं, कम से कम 3 दिन पहले दाखिल कर देना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्थानापत्र प्रविवरण। अब हम देखते हैं पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के अंतर। इसमें क्या है, आपके कुछ डिफरेंट है, जिसमें अंतर का आधार क्या है। फर्स्ट है उद्देश्य। पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना। और इसमें क्या है, इसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाना। सेकंड, स्थिति। इसमें क्या होता है, कंपनी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और इसमें क्या है, कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। सेकंड क्या है, वैधता। वैधता में क्या है,
सीमा नियत में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्य कंपनी द्वारा किए गए कार्य नहीं माने जाते तथा इसकी पुष्टि समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंतर नियमों में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्य भी अवैध होंगे परंतु इनकी पुष्टि बाद में सदस्यों द्वारा की जाती है। फोर्थ, संबंध। यह कंपनी तथा बाहरी लोगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है और ये सदस्य और कंपनियों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। ये क्या करता है, आवश्यकता। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसको जमा करना पड़ता है। इसमें क्या है, निजी कंपनी के लिए इसका होना अनिवार्य है परंतु सार्वजनिक कंपनी के लिए इसका होना अनिवार्य नहीं होता है। सिक्स्थ, परिवर्तन। इसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कई मामलों में न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक होती है और इसमें क्या होता है, इसमें विशेष प्रस्ताव तथा द्वारा आसानी से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं व्यवसाय के उपक्रम। व्यवसाय के उपक्रम में क्या होता है आपका, इसके चयन में विचारणीय कारक होते हैं। व्यवसाय के उपक्रम के जब हम चयन करते हैं तो उसके विचारणीय कुछ कारक होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रारंभिक लागत। एकल स्वामित्व संगठन की स्थापना के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती हैं। क्या करना है, एकल स्वामित्व संगठन की स्थापना के लिए कोई भी कानूनी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती हैं तथा कम खर्च में हो जाती है, जबकि कंपनी के निर्माण की कानूनी प्रक्रिया खर्चीली तथा लंबी होती है, इसलिए एकल स्वामित्व अधिक उचित है। सेकंड क्या है, दायित्व। एकल स्वामित्व और साझेदारी स्वामी का दायित्व असीमित होता है परंतु सहकारी समितियों तथा कंपनियों में दायित्व सीमित होता है, इसलिए कंपनी संगठन अधिक उचित है। थर्ड क्या है, निरंतरता। एकल स्वामित्व तथा साझेदारी फर्मों में मृत्यु, दिवालियापन या पागलपन होने के संगठन को बंद करना पड़ता है परंतु संयुक्त हिंदू व्यवसाय सहकारी समितियों एवं एक कंपनी की निरंतरता पर इन घटकों का उपयुक्त रहती है। इसमें क्या है, इसको बंद नहीं करना पड़ता है। थर्ड क्या है, प्रबंध की योग्यता। एकल स्वामित्व तथा संयुक्त हिंदू परिवार संगठनों में प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना कठिन होता है, जबकि कंपनियों एवं साझेदारी संगठनों में इसकी संभावनाएं अधिक होती हैं। फिफ्थ, पूंजी की आवश्यकता। बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ होती है, जबकि मध्य एवं छोटे आकारों के व्यवसाय के लिए साझेदारी या एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेंगे। सिक्स्थ क्या है आपका, नियंत्रण। सीधे नियंत्रण एवं निर्णय लेने के लिए एकल स्वामित्व को पसंद किया जाता है, जबकि स्वामित्व के नियंत्रण तथा निर्णय में भागीदारी के लिए साझेदारी या कंपनी को अपनाया जाता है। सेवंथ, व्यवसाय की प्रकृति। इसमें ग्राहकों से सीधा संपर्क के लिए एकल स्वामित्व व साझेदारी अधिक उपयुक्त रहती है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।